Assalamualaikum, this is Sunaid Zahid. I hope so you all are doing well. उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा आपकी लाइफ में। लास्ट टाइम हमने बात की मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं रिनाइंसेंस एज के बारे में। रिनाइंसेंस एज की तरफ जाने से पहले मिडिल इंग्लिश के बारे में मैं लास्ट में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जब हमने लास्ट टाइम मिडिल इंग्लिश को डिस्कस किया तो उसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि चौसर के बाद, जॉफ्री चौसर के बाद एज सच कोई ऑथर नहीं हमें मिलता या कोई राइटर नहीं हमारे सामने आता जो कि अपना काम लेके आया हो या अपना स्टाइल लेके आया हो। चौसर के बाद उसी के सक्सेसर्स ने लिटरेचर के अंदर जो है उसी के काम को जारी रखा। तो 1500 तक यानी 1400 टू 1500 तक 15th सेंचुरी तक एज सच कोई काम नहीं हुआ, बल्कि यूरोप की हिस्ट्री में इस टाइम को डार्क एजिस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसकी वजह ये थी कि एक तो यूरोपियंस को फॉल मिला क्योंकि तुर्क्स इन्वेजन सामने आई, तो उसकी वजह से एज सच ना तो ये कोई डिस्कवरी कर पाए और ना ही इन्होंने लिटरेचर में कोई काम किया, ना लर्निंग हुई। ग्रीक स्कॉलर्स वगैरह जो जिन्हें मजबूरन माइग्रेट करना पड़ा, इधर उधर फैल गए, तो ये जो ग्रीक स्कॉलर्स है ये अपना कुछ ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स सेव करने में कामयाब रहे और यही आगे उनकी जाके लर्निंग को करने में काम आया। तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग के साथ साथ जो है कुछ डिस्कवरीज भी दूसरी फील्ड्स में सामने आई। वैसे तो अगर देखा जाए रिनाइंसेंस की जो मूवमेंट है ये 14th सेंचुरी में स्टार्ट होती है और ये इटली यानी फ्लोरेंस के अंदर सबसे पहले मूवमेंट फैली और उसके बाद जो है फ्रेंच और फ्रेंच से आगे जो है डिफरेंट करते हुए ये यूरोप के अंदर तकरीबन जो है 1500 टू 1600 में जाके सामने आई। वैसे ये 14th सेंचुरी से इटली में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो खैर इस दौर के अंदर बहुत से जो है दूसरे फील्ड्स में भी काम हुआ, जैसे कि वास्को डा गामा था, उसने अर्थ की गिरद चक्कर लगाया, और कोलंबस था, क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने अमेरिका को डिस्कवर किया। कोपर्निकस जो है इसने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया और गैलीलियो के लिए आगे जो है रास्ता हमवार किया। और बहुत सारी बुक्स वगैरह इस टाइम में प्रिंट की गई, फिलोसफी की, साइंस की, आर्ट्स की। तो क्योंकि इसकी एक रीज़न ये भी थी कि प्रिंटिंग प्रेस जो है सामने आया। तो इस वक्त में जो है स्कॉलर्स वगैरह सामने आए, उन्होंने लर्निंग के ऊपर काम करना शुरू किया। मुख्तलिफ फील्ड्स में आर्ट्स और लिटरेचर के अंदर जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और इस टाइम के अंदर ट्रूथ वाज दी ओनली अथॉरिटी। हर चीज़ में जो है सच्चाई की खोज की जाने लगी और ट्रूथ को ही अथॉरिटी वगैरह समझा जाने लगा। दूसरा, इस एज की जो ख़ास बात वो ये थी कि इस एज में जो है ह्यूमनिज़म के ऊपर कुछ ख़ास एम्फसाइज होता था। और रिनाइंसेंस एज की इसके अलावा नेक्स्ट जो ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ग्रीक स्टाइल को जो है कॉपी किया गया लिटरेचर के अंदर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप में आके तकरीबन 16th सेंचुरी के अंदर आके रिनाइंसेंस स्टार्ट हुआ, तो एलिजाबेथन एज के अंदर आके हमें यहाँ पे रिनाइंसेंस को फेस करने को मिलता है। एलिजाबेथन एज को अक्सर रिनाइंसेंस एज को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है लिटरेचर में। लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो रिनाइंसेंस एज और एलिजाबेथन एज में थोड़ा सा फ़र्क है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिनाइंसेंस एज थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गया था, लगभग 14th सेंचुरी के दौरान में, और जो एलिजाबेथन एज है ये 1500 टू 1600 एनो डोमिनी तक लास्ट करती है। तो लिटरेचर में रिनाइंसेंस एज को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, बट एक्चुअल रिनाइंसेंस में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो ग्रीक स्टाइल को फॉलो करते हुए डांटे के, बोccaccio के और पेट्रार्क के, सर थॉमस मोरे जो थे वो फर्स्ट वन थे जिन्होंने इस ग्रीक स्टाइल को फॉलो किया और लैटिन में यूटोपिया को लिखा। और उसके बाद जो है
प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में भी इस चीज़ के बारे में सजेस्ट किया, यानी ग्रीक स्टाइल के बारे में जो है एडवोकेट किया। सिर्फ फिलिप सिडनी ने अपने डिफेंस ऑफ पोइजी में जो है ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग को एक्सेप्ट किया है और एडवोकेट किया है। तो जहाँ तक बात आती है कुछ प्रिंसिपल्स थे मेजर ह्यूमनिज्म के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिनाइंसेस एज के अंदर ह्यूमनिज्म के ऊपर जोर था, तो उस ह्यूमनिज्म के कुछ एस्पेक्ट्स थे और इन एस्पेक्ट्स में सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है रिवाइवल ऑफ एंटी ग्रीक स्टाइल। इस एस्पेक्ट की एक किस्म की चीफ करेक्टरिस्टिक्स थी। इसके अंदर जो है एक किस्म की रीडिस्कवरी स्टार्ट हुई और जो भी ग्रीक का एंटीक स्टाइल था उसको रिवाइव किया गया। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से कि ग्रीक के स्टाइल को उन्होंने जो है वो लेकर आए और सर थॉमस मोरे बहुत ही वेरी फर्स्ट राइटर जो ये स्टाइल को लेकर आए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड एस्पेक्ट जो है वो डिस्कवरी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड था कि जो है दूसरी दुनिया को जो है उसको डिस्कवर किया जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस सेकेंड एस्पेक्ट की जब बात करते हैं ह्यूमनिज्म की, तो इसमें हमने बहुत से स्टाइल्स को देखा जा सकता है कि जैसे कि मिडल इंग्लिश थी, उसके अंदर मोरलिटी प्लेस के जो वो कैरेक्टर्स होते थे उनकी मतलब जो है पर्सोनिफिकेशन काफ़ी डिफरेंट होती थी। उसमें फ्रेंडशिप होती थी, चैरिटी होती थी, स्लोथ होती थी, लेजीनेस वगैरह और विकेटनेस वगैरह, इस तरह के एलिमेंट्स वगैरह होते थे। लेकिन जो है ह्यूमनिज्म यानी रेनाइंस एज के अंदर, एलिजाबेथन एज के अंदर आर्टिस्ट काफ़ी डिफरेंट देखे गए। उनके अंदर थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस लाई गई। तो इस हिसाब से ये पिछली एज से डिफरेंट थे। अगर हम जैसे मार्लोव की बात करें तो उसका टेम्बरलेन जो हो गया, डॉक्टर फास्टस हो गया, बारबास हो गया, दीजी ऑफ माल्टा हो गया, तो हम देखते हैं कि इनके अनकंट्रोल्ड किस्म के एम्बिशंस वगैरह जो है ये उनके पोजीशन में थे, उनका शिकार होते हैं, तो हमें इस किस्म की थीम्स वगैरह मिलती हैं। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लोव जो है एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं। शेक्सपियर के बराबर ही इन्हें कंसिडर किया जाता था यूनिवर्सिटी विट्स। उसके बाद शेक्सपियर की बात आती है तो इनके भी आर्टिस्ट उसी हिसाब से जो है ये ह्यूमनिज्म को परफेक्शन के लेवल पर जाकर देखते थे, एक जीनियस थे। और नेक्स्ट अगर एस्पेक्ट की बात की जाए तो ये था कल्टीवेशन ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मल ब्यूटी की तरफ एक काफ़ी सेंसिटिवनेस का वो जो है इजहार था। और इसमें जो है एक न्यू ही सोशल कंडक्ट दिखाने की कोशिश की, एक आइडियलिज्म की तरफ चले गए। जैसे कि इटालियन डिप्लोमेट थे कैस्टिग्लियोन, तो इन्होंने कोटिगियानो को जो है वो रिकॉर्टियर के नाम से जो है ये इंटाइटल्ड थे। तो इन्होंने बड़ा ही एक मतलब जेंटलमैनी और एक बिहेवियर और मैनर्स के ऊपर बातचीत की और उसी को आगे जो है अगर देखा जाए तो सर वॉल्टर और फिलिप सिडनी ने मॉडल किया। तो और वहीं से यूफेमिज्म जो कि जॉन लिली की एक ख़ास फीचर थी वो भी सामने आई। तो ये उस थर्ड एस्पेक्ट की सारी जो है देन थी। जैसे कि एक लास्ट जो इसमें फिर रह जाता है जो ह्यूमनिज्म का एस्पेक्ट था, और वो एस्पेक्ट होता है कि हर चीज के पीछे जो है इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल है। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। तो ये जो वो चीज थी, जैसे कि जूलियस सीजर के अंदर वो जूलियस सीजर कहता है ब्रूटस से, द फॉल्ट डियर ब्रस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। तो ये जो एक एलिमेंट था। अच्छा, ये हम देख सकते हैं कि ये हमें डॉक्टर फास्टस में भी मिलता है, हमें हैमलेट में भी मिलता है, हमें मैकबेथ में भी मिलता है। तो ये इस ह्यूमनिज्म के फीचर को अक्सर लोगों ने फॉलो किया अपने वर्क के अंदर। ठीक है, तो इसी आगे वो इन्हीं ह्यूमनिज्म के एस्पेक्ट्स को देखते हुए जो है बाकी का लिटरेचर सामने आया। और
और बाकी ड्रामाज और प्लेज वगैरह भी इन्हीं एस्पेक्ट्स को देखते हुए लिखे गए। तो यहीं से जो है मैंने एलिजाबेथन पीरियड को जो है तीन वो पार्ट्स में डिवाइड किया है: एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन पोइट्री, एलिजाबेथन प्रोज। तो आज हम बात सबसे पहले करेंगे एलिजाबेथन ड्रामा की। एलिजाबेथन ड्रामा में भी कुछ पीरियड्स हैं। एलिजाबेथन ड्रामा की कुछ शुरुआत इस तरह से हुई कि यानी जो इस एलिजाबेथन ड्रामा की अगर बात हम करें तो हम ये कहेंगे कि रेनेसांस एज की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इन्होंने जो एक ड्रामा की फील्ड को जो है वापस से रीअचीव किया, और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इमेच्योर से किस्म के राइटर ने जो है और एक्टर्स ने मिलकर जो है ड्रामा की एक शुरुआत की। एक फर्स्ट फेज थी जिसके अंदर जो है ज़्यादा एज सच काम तो नहीं हुआ, बट तीन इम्पोर्टेंट जो है प्लेज वो सामने आते हैं। इसमें सबसे पहले निकोलस डाल्स का राफ फोस्टर डोस्टर आता है। सेकंड नंबर पे जो है जॉन स्टील्स का गमर एरगर्टन्स नीडल आता है, और थर्ड नंबर पे आता है थॉमस सैकवाइल्स गोर्बेटक और फेरिक्स एंड पोरक्स। इसके साथ ही सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है जिसके अंदर जो है यूनिवर्सिटी विट्स ने डोमिनेट। तो जैसे कि सब जो भी लिटरेचर से वाबस्ता हैं वो पहले ही इस नाम से जो है उनका इंट्रोडक्शन होगा कि यूनिवर्सिटी विट्स जो है कौन थे। तो ये 7 ऑथर्स की एक जो ग्रुप था, इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। और कह सकते हैं कि इसके अंदर जो क्रिस्टोफर मार्लोव था, ही वॉज लाइक अ सन, एक सूरज, और बाकी इसके इर्द गिर्द छोटे मोटे जगमग सितारे थे, लाइक थॉमस किड, जॉन लिली, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, थॉमस लॉज। लेकिन इन सब में अगर कोई खास वो था तो वो क्रिस्टोफर मार्लोव का नाम आता है। तो यही जो है ड्रामा की सेकंड पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है एलिजाबेथन ड्रामा का। तो और इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। इसकी एक रीज़न ये भी है कि यूनिवर्सिटी विट्स के जो मोस्टली ये वो लोग थे जो कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ के थे, तो इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है, यानी दानाओं की एक यूनिवर्सिटी। खैर, इसमें जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में कि ये कौन लोग थे, इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी लिटरेचर से लेके। आज हमने रोमांस एज का एक इंट्रोडक्शन जो है दिया। कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर। और आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। और आज की इस लेट वीडियो के लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। इंशाल्लाह से कल से हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और आपको तकरीबन एक दिन स्किप करके जो है रेगुलर में लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा जी।